क्या होता है? 100 मीटर ऑफ रोड इज डैमेज। तो 100 मीटर से अब मुझे समझ में आ रहा है कितने वहाँ पे जेसीबी चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, क्या चाहिए। 100 मीटर्स की प्लानिंग अलग होगी, 1 किलोमीटर है तो उसकी प्लानिंग अलग होगी। ओके, सो फिजिकल यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग डैमेज असेसमेंट। कोविड-19 के टाइम में इतनी तबाही क्यों हो गई? असेसमेंट करने में बहुत टाइम लग गया, न्यूमेरिकल्स डाटा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब फिर से ये समअप है, इसमें जो रिस्क था, क्या था रिस्क? कोई बताए? रिस्क इज इक्वल टू एग्जैक्टली, सबको याद हो गया अब ये फॉर्मूला। और यही रिस्क मैनेजमेंट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट किसको कहते हैं? पहले डिजास्टर मैनेजमेंट कहते थे, अब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिजास्टर। और फिर से याद रखिएगा, रिस्क जब भी बात कर रहे हैं सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं होता है। गाड़ी चलाने के लिए अगर आप हेलमेट यूज कर रहे हैं, सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? आप अपना बैंकिंग करने के लिए आपने मोबाइल में अपना फेस लॉक लगाया हुआ है, थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ है, किस लिए लगाया हुआ है? ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजा जाता है, वो किस लिए? एवरीथिंग हियर टू रिड्यूस द रिस्क, reduce your vulnerability, reduce your exposure and enhance your capacity. That's it. That is the formula of risk management. And it implies anywhere, everywhere, your day-to-day life. किचन में भी आप काम करते हुए ध्यान दीजिएगा, वापस जाने के बाद आप अपने घर में ध्यान दीजिएगा, आप सारी चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करते हैं कि वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर कम हो और आपकी कैपेसिटी बढ़े। ये चीज़ ऑलरेडी आप करते हैं और इसको अब थोड़ा सा और फोकस्ड वे में। ओके, अब कैपेसिटी की बात करते हैं हम, तो इसमें 2-4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये पहाड़ी वही है, ये पत्थर वही है, लेकिन इस पत्थर को एक चेन से बांध दिया गया। अब क्या होगा, ये पत्थर नहीं गिर सकता। ओके, पत्थर को गिरने से रोक दिया गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। पूरा स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग आए, तो पूरा स्लाइड ही चला जाएगा आपके पास। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि डिजास्टर के टर्म में जब हम प्रिवेंशन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है डिजास्टर के खतरे को रोक देना, खत्म कर देना। ओके, आने वाला एक और चीज होगा जिसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे चेन से बांधने के बाद पत्थर के गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो गया, सो डिजास्टर नहीं आएगा। डैम, यहाँ पे एक मैडम ने बताया था उस एग्जाम्पल में, डैम किस लिए बनाते हैं? यहाँ पे हर साल बाढ़ आ रही है, वहाँ बाढ़ आने का खतरा ही खत्म हो जाए, इम्बैंकमेंट या डैम बनाना जो इंजीनियर लोग बनाते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन समझने के लिए इस पिक्चर को हमेशा ध्यान से समझिए। और प्रिवेंशन के साथ ही एक दूसरा टर्म क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या हुआ है, पहाड़ी वही है, पत्थर वही है, गिर रहा है, लेकिन खतरा रुका तो नहीं है, लेकिन कम हो गया। अपना बचाव करो। ओके, नंगे खड़ा था जब आदमी को पूरा फुल्ली एक्सपोज, तो वो मर सकता था, ज्यादा इंजरी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ छत के बाद कुछ तो कमी आई। सो प्रिवेंशन में जहाँ पे खतरे को ही रोक दिया गया, मिटिगेशन में उसको कम किया जाता है, lessening or minimizing the adverse impacts of a hazardous event। तो इस हिसाब से, अभी एक मिनट, इस हिसाब से वैक्सीनेशन क्या हुआ, प्रिवेंशन या मिटिगेशन? बहुत क्लियर है, क्यों मिटिगेशन हुआ वैक्सीनेशन? क्योंकि बीमार तो फिर भी पड़ सकते हैं, कोविड-19 तो फिर भी होगा, लेकिन मरने की नौबत नहीं है, खतरा कम। एग्जैक्टली। यहाँ से कोई कुछ पूछना नहीं है? कितने दिन तक है वो, कितने दिन तक
कवर करेगा ये कोई गारंटी नहीं हो, कभी भी गिर सकता है। सिचुएशनली हम लोग बात कर रहे हैं। जी। पिक्चर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, जस्ट टू आपके दिमाग में बैठाने के लिए कि प्रिवेंशन का मतलब होता है खतरे को रोक दें। ओके, मैं अभी और एग्जांपल्स बताऊंगा आपको और क्लियरिटी है। और मिटिगेशन हमेशा वो एफर्ट्स होते हैं जिसमें खतरा तो होगा लेकिन उसका कम। जो इफेक्ट होगा उसको कम से कम किया जाए। जी। और प्रिपेयर्डनेस तो सब लोगों को पता होगा, कैपेसिटी बिल्डना भी जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, सब प्रिपेयर्डनेस के अंदर में आता है। प्रिपेयर्डनेस जो है ऑल द नॉलेजेस एंड कैपेसिटीज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट्स, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल effectively anticipate, respond to and recover from the impact of disaster। सब पार्ट है प्रिपेयर्डनेस जनरल टर्म में। ओके, प्रिपेयर्डनेस समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्स, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रिस्पॉन्स भी समझना मुश्किल नहीं है, बट रिस्पॉन्स में एक चीज जानना जरूरी है, क्या रिस्पॉन्स हमेशा डिजास्टर के बाद होता है? नहीं, डिजास्टर के पहले भी हो सकता है। कैसे? ओके, सो हाँ, बढ़िया एग्जांपल है, आप भी बोल रहे, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस हुआ, वो प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स में थोड़ा सा एक हल्का सा अंतर और है। दैट इज, हाँ, अलर्ट जो हुआ ना, अलर्ट करना, इट्स ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। बहुत थिन लाइन का अंतर है, ठीक है। रिस्पॉन्स डिफिनीशन में देखिए, एक्शंस टेकन डायरेक्टली बिफोर, ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर ए डिजास्टर इन ऑर्डर टू सेव लाइफ, रिड्यूस हेल्थ इम्पैक्ट, इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड मीट द बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। इसमें देखिए, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स में एकदम सब थिन लाइन है। जैसे कि ठीक है, हमने ना डैम बना रहे हैं या इम्बैंकमेंट बना रहे हैं कि हर साल उसमें बाढ़ आती है, पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, नो डाउट प्रिपेयर्डनेस है वो। प्रिपेयर्डनेस में भी क्या है, प्रिवेंटिव एक्टिविटी है ताकि उस एरिया में बाढ़ ना आए, इसी वजह से वो बना रहे हैं ना कि बाढ़ को रोकना है। तो प्रिपेयर्डनेस भी हुआ और प्रिवेंटिव एक्टिविटी भी हुआ, बट वी कांट से दैट्स अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज just before, during और immediately, alert just before आए, okay? So that is a part of response। दूसरा सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स का तरीका, और भी कोई बहुत सारे एग्जाम्पल, बिफोर डिजास्टर, इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन इज रिस्पॉन्स। आपको खबर मिलेगी या ओके यहाँ पे सुनामी आने वाली है, यहाँ पे इस एरिया में बाढ़ आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, पूरे एरिया को आपने खाली कराया एक जगह से दूसरी जगह। दैट्स ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। That is alert actually, yes, yes। अभी पीछे रहो। हाँ, यही सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तीनों कंडीशन में ये जानना बहुत जरूरी है, खास करके स्टूडेंट लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, रिस्पॉन्स इज ओनली आफ्टर द डिजास्टर और बिफोर द डिजास्टर, ट्रू और फॉल्स। तो ये समझिए, रिस्पॉन्स इज ऑलवेज बिफोर द डिजास्टर, जस्ट बिफोर द डिजास्टर एज वेल। इवैक्यूएशन इज द बेस्ट एग्जांपल एंड अलर्ट्स आर अनदर टू। ओके, साथ में तो होता ही है, जब बाढ़ आ गई हो तो लगातार रिस्पॉन्स चलते रहता है, और खत्म होने के बाद भी इमीडिएटली आफ्टर रिस्पॉन्स। तुरंत सपोज दैट एक भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो उसके बाद क्या होता है, सर्च एंड रेस्क्यू, दवाइयाँ पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, पानी पहुंचाना। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। अब देखिए वो दूसरे का भी पार्ट कैसे होता है, बहुत थिन थिन लाइन का डिफरेंस है, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ भी नहीं, एक पे जाइए। अब देखिए, वो दवाइयाँ पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना रिस्पॉन्स भी है, और क्या है, रिहैबिलिटेशन भी। रिहैबिलिटेशन को अगर एग्जाम्पल से जानेंगे तो क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज।
बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज क्या क्या होती है? बस रोटी कपड़ा मकान, बहुत पुरानी कहावत है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब थोड़ा सा ह्यूमनिटी और मॉडर्न होते जा रहा है, तो उसके साथ हम हेल्थ की चीज़ों को लेके चलते हैं, वॉश की चीज़ों को, वॉश, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी लेके उसमें इंक्लूड कर देते हैं। रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद हेल्थ एंड वॉश, दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज किसी को भी चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने के लिए। ओके, और यही सबसे पहले डिजास्टर के बाद सबसे पहले क्या हो, यही होता है रिहैबिलिटेशन। इमीडिएटली आफ्टर द डिजास्टर रिहैबिलिटेशन, और इसको रिस्पॉन्स भी मानते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स के दायरे में ही आ। रिहैबिलिटेशन के बाद क्या होगा, फिर दोबारा आगे एक स्टेप और आगे जाते हैं, रिकवरी के लेवल पे आते हैं। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में क्या अंतर है, अभी आप स्क्रीन पे देखिए। अब वहां पे यहाँ पे आ जाएगा रिस्टोरिंग और इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड एंड हेल्थ एज वेल एज इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल एसेट सिस्टम्स एक्टिविटी। दायरा बढ़ गया, दायरा बढ़ गया आपका। अभी रोटी कपड़ा मकान की बात थी, जो ह्यूमन डिग्निटी किस तरह से सर्वाइव करे, किस तरह से अपने आप को सस्टेन करे, वहां से एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं रिकवरी के पेज। अब हम थोड़ा सा दायरा अपना बड़ा करके देखते हैं कि हाँ, स्कूल बंद थे, उनको खुलाना है, उनको चलाना है। रास्ते टूट गए थे, रास्तों को बनाना है। ओके, ये चीजें हमने देखनी पड़ती है, ये सारा काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक स्टेप और होता है, इस चीज का कोई बताएगा? रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें अब होने लगता है कि बड़ी बड़ी चीजें गिरी होंगी, बड़ा बड़ा तबाही आया होगा, पूरा एयरपोर्ट आपका खराब हो गया होगा, हो सकता है पूरा पावर सप्लाई चेन आपका खराब हो गया हो सकता है पूरा रेलवे लाइन आपका बर्बाद हो चुका हो। हुआ है लातूर के भूकंप में, आपका उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड जो हुआ था उसमें, बिहार फ्लड्स में, कितने सारे साइक्लोन आए हैं, उड़ीसा में भी जो लेटेस्ट आया था, पूरा पावर सप्लाई 10 दिन 15 दिन के लिए बर्बाद हो गया। सो अब क्या है, रिहैबिलिटेशन रिकवरी के बाद गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ फोकस करती है। देखिए सिस्टमेटिक हुआ है, सबसे पहले लोगों को डिग्निटी देना है, इज्जत देनी है, खाना देना है, पानी देनी है, दवाइयाँ देनी है। उसके बाद उनके सिस्टम को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को चालू करना है फिर से, और उसके बाद फिर बड़ी चीज़ों पर ध्यान जाता है। लेकिन ये भी नहीं कि 6 महीने के बाद ध्यान जाना चाहिए इधर। इमीडिएटली पर्पस इज कि जितना जल्दी आप रिहैबिलिटेट कर पाए, रिकवर कर पाए, जल्दी से जल्दी, नो डेज नो टाइमिंग्स, और उसके बाद इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्शन पे आप जो बड़ी बड़ी चीजें आपकी बर्बाद हुई है उनको फिर से देखिए। और देखना भी कैसे है, हमेशा रेजिलियंसी को ध्यान में रखते हुए, बिल्ड बैक बेटर को ध्यान में रखते हुए, ताकि सेम लेवल का दूसरा डिजास्टर, वैसी कोई इमरजेंसी हो तो वैसी बर्बादी, वैसी परेशानी दोबारा ना हो। नेक्स्ट, अब रेजिलियंस के ऊपर बात करते हैं। बार बार 2-2, 3-3 जगह पर रेजिलियंसी आ गया। रेजिलियंसी क्या हो, एक पिक्चर में तो एकदम आसानी से समझ में आता है व्हाट इज रेजिलियंस। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है एक छोटे से एकदम कार्टून कैरेक्टर के पास, वो चुपचाप, वो आग उगल रहा है, वो चुपचाप खड़ा होकर एकदम, अरे दिस साइड टू पास, ये भी चला जाएगा। इससे भी बढ़िया रेजिलियंसी को समझने का एग्जाम्पल है, रंजन जी आ गए हैं वापस, रेजिलियंसी का एग्जाम्पल यही समझाते हैं, समझाइए। पेन लेके आए हैं, ये एग्जाम्पल पिछली बार जैसा नहीं कि वो पहली ही बार में वो घुमा दें आप। कोविड-19 के ऊपर अभी जाएंगे, अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे। देखिए रेजिलियंसी को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे रंजन जी दे रहे हैं। ओके, यहाँ नीचे 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 दीजिए रंजन जी। ये एक पेन में स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग होता है वो है, ठीक है। इसकी क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर जितना प्रेशर डालते हैं उतना ही ये बाउंस बैक करता है, ठीक है। ये इधर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। ये देखिए, ये हल्का सा, इस पे जितना प्रेशर डालिएगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, ठीक है, बस इतना सा उड़ा,
और इस पे अब पूरा प्रेशर डाल के अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये पता नहीं क्यों हो जाएगा, रंजन जी का दूसरा पेन खराब हो जाएगा, आप सॉरी। ठीक है, तो रेजिलियंसी को समझने का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है। जितना स्ट्रेस आए, जितना शॉक्स आए, उतनी तेजी से उभर के हम वापस जाएं। ये रेजिलियंसी पढ़ी भी जा सकती है, पढ़ाई भी जा सकती है, सीखी भी जा सकती है, इनबिल्ट भी होती है, जीनियोलॉजिकल भी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी हमारे अंदर आती है और हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं। ये तो ह्यूमन रेजिलियंसी के बारे में बात हो गई। और वहाँ से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंसी क्या होती है? जो सुबह में प्रणव दा एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेड़ का सीना, पेड़ एकदम चौड़ा, आंधी तूफान में उखड़ जाता, और वहीं घास का तिनका धूप वहीं पे रह जाता। क्यों? क्योंकि उसने झुकना सीख लिया, उसने लचीलापन सीख लिया। तो रेजिलियंसी जब स्ट्रक्चरल सेंस में बात होती है तो लचीलापन। जापान की बिल्डिंगें जो है 8 भूकंप में घूम जाती हैं, ऐसे ऐसे स्विंग कर जाती हैं, क्योंकि उनमें रिजिडिटी नहीं है, रेजिलियंस, इसलिए वो सरवाइव कर जाती है। पुल पे आप कभी खड़े होंगे किसी भी ओवर ब्रिज पे थोड़ी देर के लिए, तो आपको वो ओवर ब्रिज लगेगा हिलता हुआ, सब समझ में आ रहा है। कभी आपने ध्यान से सोचा है क्यों ऐसा होता है? जानबूझ के उसके अंदर इतना गैप दिया हुआ होता है ताकि वो लचीलापन उसका बना रहे। एकदम रिजिड हो जाएगा तो वो पुल टूटेगा। सो स्ट्रक्चरल रेजिलियंसी और ह्यूमन रेजिलियंसी दोनों ही बहुत जरूरी है जब हम डिजास्टर एंड इमरजेंसीज के बारे में बात करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट स्लाइड था। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर मैं और लूंगा, तब तक डीसी साहब के आने का टाइम हो जाएगा। एवरीवन इज फ्री। ये एक बढ़िया देखिए सवाल है। ओल्ड एज और बच्चे दोनों वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि सब कुछ बताया गया कि एक्सपोजर ध्यान में रखना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कैपेसिटी भी ध्यान में रखना है, और सिचुएशन और टाइमिंग भी ध्यान में रखना है, राइट। अब कोविड-19 के टाइम में क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम की जब हम बात करते हैं और बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की और बच्चों की इम्यूनिटी दोनों को अगर मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है सीनियर सिटीजन्स के मुकाबले। बहुत छोटे बच्चों की, पैदा हुए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट द मोमेंट वो थोड़े से ग्रो करने लगते हैं, दे आर मच मोर इम्यून दैन सीनियर सिटीजन। छोटे बच्चे, जब बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो आप सोचिए उनका केयर कितना, ध्यान उन पर कितना दिया जाता है, ओके। जब तक वो वल्नरेबल एज ग्रुप में है तब तक तो उसको इतना केयर और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि उसका एक्सपोजर जो है वो एकदम लिमिटेड हो गया या कम हो गया। बट ये सेम चीज सीनियर सिटीजन्स के साथ नहीं हुई, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो बुजुर्ग लोग हैं वो सक्षम थे अपने आप को बचाने में, यहीं पे हमसे चूक हो गया। अगर हम सिटीजन सेम लेवल पे उनको भी लेके जाते कि हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी इम्यूनिटी जो है अभी के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में है और द मोस्ट केयर उनको चाहिए, तो शायद उन पे भी इतना असर नहीं। और कोई स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे देख के हैरानी हो रही है। आपने सर बोला कि कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, लेकिन सर अगर वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सर, जैसे बर्थ का एग्जांपल दिया गया था कि जब वो कोल्ड में है तब वो वल्नरेबल नहीं है, लेकिन जब उसे हम लोग बाहर रखते हैं तो वो वल्नरेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या होना चाहिए? जैसे कोरोना के केस में बोला गया कि जो मतलब चाइल्ड हैं और जो ओल्ड एज हैं वो वल्नरेबल हैं, लेकिन एक समय ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब जो एडल्ट थे और जो यंग पीपल थे वो ज़्यादा अफेक्ट हुए उससे। तो अगर वल्नरेबल जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अगर वो वल्नरेबल हो जाए तब क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए? एक्सपोजर को घटाना है। देखिए रिस्क का एकदम हर चीज में जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप
जो पॉइंट लेके आए हैं बिल्कुल सही पॉइंट आपके दिमाग में है, आप उसको रिस्क मान लीजिए। ओके, उसको अब हैजार्ड की जगह पे वो आपका जो कंसर्न है उसको कांस्टेंट कर दीजिए, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब उसको कांस्टेंट करते हुए आप ये देखिए कि वल्नरेबिलिटी कैसे रिड्यूस करना है, एक्सपोजर कैसे रिड्यूस करना है और कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है। सिंपली कोरोना हो चाहे दुनिया में जीवन में कुछ भी हो, क्या करते हो सिचुएशन में आप? सिंपल सी बात है, जैसे अभी इनके बात का एग्जांपल देते हुए मैंने बताया, मोर केयर लेस एक्सपोजर, मोर केयर एंड लेस एक्सपोजर। आप बर्फ को सीधे फ्रीजर से निकाल के सीधे सनलाइट में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? बर्फ को निकाल के फ्रीजर से नॉर्मल फ्रीज में रखिए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? नॉर्मल फ्रीज में रखने पर क्या होगा, थोड़ा सा कंडीशन उसका लूज होगा, ओके? अब एसी वाले कमरे में रख दीजिए, थोड़ा सा कंडीशन उसका और गड़बड़ होगा, ठीक है? अब उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले जाकर रखिए, थोड़ा और गड़बड़ होगा, अब उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर से उठा करके सनलाइट में रख दीजिए, और गड़बड़ हो जाएगा, और आग के ऊपर चढ़ा दीजिए तो क्या होगा फिर? स्टेप बाय स्टेप देखिए कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटी कैसे बढ़ते जाएगा एक्सपोजर के साथ, एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी। कैपेसिटी आपने बढ़ानी, मोर केयर, ओके? सिंपली एकदम सिंपल थिंकिंग में जाना है किसी भी रिस्क को लेकर के, किसी भी टाइप के पॉइंट को लेकर के, और अपने दिमाग को चारों तरफ से दौड़ा के देखना है, ओके कैसे हमने इसकी एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी को कम करना है और कैपेसिटी को बढ़ाना है। सर हम लोग बोलेंगे सर, आपने जो बता रहे हैं बाढ़ आने के बाद हमारी जो समस्या को हम कैसे निदान कर सकते हैं, उसकी समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, वो अच्छा ही लगा सर। ऐसा होता भी है, ऐसा करना भी चाहिए, और इसके लिए हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए। क्या ये दूसरा भी उपाय हो सकता है सर कि ऐसी कुछ मैनेजमेंट प्रबंधन करें कि बाढ़ उस तरह से आ नहीं सके, और बाढ़ को ही पहले अगर हम रोकें। ऐसा एक तो झारखंड में विलेज है जिसमें पहले भी उन लोग बहुत तबाही रहता था, पहाड़ के किनारे बसा हुआ था, वहाँ से जितने पानी पड़ता था नीचे आ जाता था, उन लोगों को तबाही हो जाता था। चाहे पक्का घर हो या फिर कच्चा घर हो, दोनों की तबाही होती थी। जैसे आपने जापान का उदाहरण दिया, अगर जापान में क्या पक्का घर बना देने से भूकंप से उन लोग को क्षति नहीं होगा, उन लोग को ज़्यादा क्षति हो जाता है, और कच्चा घर का क्षति तो होता ही है, लेकिन कच्चा घर का कम क्षति होता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ है इसका मैनेजमेंट, तो सर जानने के लिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरा सवाल भी ऐड कीजिए, आप आगे वाले कुछ बोल रहे थे, दोनों को एक साथ में बताओ। आप कुछ पूछ रहे थे वो बताओ। सर वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा और डिफरेंट, उसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको थोड़ा जानना चाह रहे हैं। अभी फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बट अब लास्ट में बताइए। ओके, अभी मैडम ने जो एग्जांपल दिया था डैम बनाने का या एम्बैंकमेंट बनाने का, वो बाढ़ को परमानेंटली रोकने का ही एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन उसकी वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर को घटाने की जहाँ तक बात है, आपने ऐसे एरिया में घर ही नहीं बनाना चाहिए जो लो लाइंग एरिया हो, जहाँ पे हर साल बाढ़ आने का खतरा होता है। चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड में क्या हुआ, आपको सबको सब लोग आपने मेमोरी में याद होगा, नदी के किनारे किनारे के जितने स्ट्रक्चर्स थे सब तबाह हुए। यही हुआ था ना, आप देख रहे थे वो पूरा गंगा बहते हुए आ रही है, रामबाण और पूरा जो घाटी का आसपास का जितना एरिया था, जितने घर थे, एक भी नहीं बचे। रीजन क्या था, वो एरिया घर बनाने के लायक नहीं। सिमिलरली कच्चा घर हो या पक्का घर हो, अगर आप भूकंप जोन 5 में घर बना, ओके, आप में से किसने किसने इस चीज को ध्यान दिया है अभी तक कि मेरा भूकंप रोधी घर है कि नहीं? शायद ही किसी ने ध्यान दिया है, मुझे पता है। जबकि बिल्डिंग बाय लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे वेरी वेल मेंटेन, और हर आर्किटेक्ट और इंजीनियर को अच्छे से पता होता है, उनकी स्पेशल पढ़ाई होती है कि किस भूकंप रोधी जोन में किस तरह के घर बनाने। सरकारों के साथ दायित्व हमारा भी, सिस्टम के साथ नागरिक का भी अपना दायित्व। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या रोक देना पॉसिबल है, और वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर की बात यहीं पे आई, उन्होंने बोला
नदी के किनारे घर बना था, लोग वल्नरेबल हो गए ज़्यादा। फिर से समझिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ को समझा रहा हूँ, बार बार में टाइम बहुत लगता है। भूकंप रोधी घर नहीं बनवाया अगर आपने बिहार में रहते हुए या दिल्ली में रहते हुए, वल्नरेबल ज़्यादा हुए। वल्नरेबल ज़्यादा हुए तो क्यों हुए, किस वजह से? अब सवाल ये आता है कि क्यों, किस वजह से आपने ऐसा घर क्यों बनवाया? हो सकता है आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होना एक वल्नरेबिलिटी का रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास और ज़्यादा पैसे नहीं, वहाँ पे बहुत सस्ती ज़मीन मिल रही है, आपने सस्ते काम को अंजाम दिया, ठीक है। हो सकता है आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो भी एक वल्नरेबिलिटी का रीज़न हो गया, उसकी वजह से आपका एक्सपोजर बढ़ा। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग में आकर के इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ। अब जब आप वापस जाएंगे तो उस वल्नरेबिलिटी को आप फिर से मैच करेंगे, क्या प्रॉब्लम, मैं अपनी कैपेसिटी और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये आपका एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखिए, वल्नरेबिलिटी के मल्टीपल रीजन्स होते हैं और वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों था? क्योंकि वही सबसे बड़ा रीजन। उसमें कल्चर आ जाता है, उसमें एडुकेशन आ जाता है, उसमें आपका ट्राइबल और रिलीजियस एफिलिएशंस आ जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। और जितनी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी आपकी, उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। लेकिन एक्सपोजर के साथ साथ टाइम का भी एक फ़र्क होता है, सिचुएशन का भी एक फ़र्क होता है। सही टाइम पे सही सिचुएशन में वल्नरेबिलिटी आपको एक्सपोज कर देती है और लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। बस का एग्जांपल वहीं से लिया गया। करना कैसे है, ध्यान कहाँ पे देना है, रिस्क फैक्टर तो हमने समझ लिया, जान लिया। अब उसको मैप करते हुए कैसे हमने अपनी कैपेसिटी बनाई। अब एक छोटा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर नहीं तो कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि जाड़े की रात, ठीक है, और खूब तेज बारिश हो रही है। जाड़े की रात में खूब तेज बारिश हो रही है, आपको कुछ काम है, आपने करने जाना। 3 तरह का डिसीजन आपके पास हो सकता है। पहला डिसीजन कि मैं तो अभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, जाड़े की रात है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा डिसीजन आप लेते हैं कि ओके, काम है, करना है, तो चलो करके आते हैं। फिर आप अपना रेनकोट लेते हैं, छाता लेते हैं, गाड़ी या स्कूटी या हेलमेट जो भी है सब अपना लेकर के जाते हैं, आप काम करते हैं। तीसरा डिसीजन आप लेते हैं कि अरे बारिश हो रही, छूट जाएगी थोड़ी देर में, चलते हैं, काम करके आते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। यही 3 डिसीजन हो सकते हैं आपके लाइफ में। हमेशा सिचुएशन में, किसी भी तरह के सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलता है डिसीजन लेने। यहाँ पे यही 3 डिसीजन हो सकते हैं मैक्सिमम। पहला डिसीजन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मैं नहीं जाऊंगा, बारिश छूटने का इंतजार। जितने आपने उसमें से देखे थे, याद कीजिए अपने दिमाग में। जोर से आप लोग एग्री करते हैं? आप लोग उधर की बातों से प्रिवेंशन, जोर से बोलिए। सही है, प्रिवेंशन, राइट आंसर। आपने क्या किया? प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया बीमार पड़, किस खतरे को? बीमार पड़ने के खतरे को। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, प्रिवेंट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो था कि सारा कुछ लेकर के, सारी तैयारियां करके आप जाओगे, वो क्या है? प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। और प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन दोनों। यस, द राइट आंसर इज मिटिगेशन। कम कर देता। क्यों मिटिगेशन? रिस्क को कम कर दिया, बीमार पड़ने के रिस्क को कम किया। कैसे? भाई मेरे पास छाता है, मेरे पास रेनकोट है, मेरे पास स्कूटर पे हेलमेट भी है, या कार के अंदर हूँ मैं, काम करना है, लेकिन रिस्क कम हो गया। और तीसरा क्या था एग्जाम्पल? चलेगा वेट करेंगे, नहीं, वेट नहीं करेंगे, चल निकल गए। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बारिश में ही निकल गए। यही जितना अभी बातचीत की है उसी में से क्या हो सकता है?
रिस्क राइट आंसर, यहाँ से एक राइट आंसर आया। और कोई? मिटिगेशन, मिटिगेशन में खतरे को कम करना है, तो आपको ऐसे ही चलेगा। रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब जाड़े की रात में पानी में बाहर जाना, रेजिलियंस। एक आंसर सही आया अभी तक। हाँ, उधर से भी जोर से, थोड़ा जोर से। कंफ्यूजन है। एक्सपोजर इज द राइट आंसर। बारिश हो रही है, जाड़े की रात है, बीमार पड़ने का खतरा है, फिर भी आप चले गए तो एक्सपोज किया। और एक्सपोज करने से क्या हुआ? आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ गए, रिस्क बढ़ गया, आपने अपने आप को और ज्यादा वल्नरेबल कर लिया। तो यही है रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। और ये हर काम में होता है। मेरे पास 200 ऐसे एग्जाम्पल हैं। सर, प्रीवियस टू दिस यू टोल्ड दैट कि अगर वैसे जगह पे घर ही नहीं बनाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया के अगर लैंड्स के हिसाब से बात करें तो काफ़ी ऐसे जगह है जो फिर तो नॉन रेसिडेंशियल ही हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल हो जाएंगे। सर, वो तो सोशल इकोनॉमिकली सब तरह से वो प्रॉब्लमेटिक ही है सर। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो बहुत उसको ज्यादा कोई है। कोई ये नहीं हुआ कि यही घर ही नहीं बनाए वहाँ पे, और वो उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट से ये हो रहा है। नहीं, यंग माइंड्स आर लुकिंग एट द राइट डायरेक्शन कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये बताइए कि तब ज़्यादा बढ़ेगा जब आप अल्टरनेटिव और सुरक्षित एरिया ढूंढेंगे घर बनाने के लिए, या ऐसे एरिया में लाखों लोग जहाँ पे रहते हैं और उत्तराखंड टाइप की तबाही आ जाए और सबके जान माल को नुकसान करके चली जाए। इसमें ज़्यादा रिस्क। सर, उसके अकॉर्डिंग तब तो उत्तराखंड में कोई घर ही नहीं होना चाहिए था सर। तो वो तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स होते रहते और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, आपने एक काम कीजिए, आप सबसे पहले एनडीएमए के वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज को निकाल के देखिएगा। और बिल्डिंग, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज किसी साइंस स्टूडेंट की हेल्प लीजिएगा आप। और सिस्मिक जोन 5 में भी घर बनाने का तरीका होता है, सिस्मिक जोन 1 में घर बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और उसके क्या क्या सिस्टम होते हैं, खिड़कियों का माप कैसा होगा, दरवाजों का माप कैसा होगा, उसके अंदर ज़मीन के अंदर का बेसमेंट या क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन कितना जाएगा, ये सब कुछ तरीके से लिखा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट, नो 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 नो, लिसन केयरफुली, अदरवाइज until unless you will listen you will not understand। सिस्मिक जोन 5 तरह के होते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आप सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जापान पूरा कंट्री ही सिस्मिक जोन 5 है। और भूकंप के बाद सबसे कम नुकसान कहाँ होता है? जापान में। जापान जैसा भूकंप अगर हिंदुस्तान में आ जाए किसी शहर में तो फिर ऊपर वाला ही मालिक। सर, वही मैं बोल रही थी कि तो हमें वो लोकल एरियाज को बताना होगा कि उसका तरीका क्या है। ये बोल देना कि वहाँ पे घर बना ही क्यों आप, तो ये तो लेकिन ये सिस्मिक जोन के रिवर बेड्स पे घर बनाने के लिए आपको किसी ने ओके नहीं बोला है, ना सरकार ने बोला है, ना लोकल अथॉरिटीज़ ने बोला है। अब वहाँ पे हिंदुस्तान में तो आपको पता है बहुत सारी जगहों पे ठीक है, ज़मीन सस्ता है, ऐसे ही उठा लिया है, यहीं पे ले लो, यहीं पे पट्टा कर लो, घर बना लो। उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, अथॉरिटीज़ को ही देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। रिवर बेड्स पे घर बनाने का कोई तरीका नहीं। सिस्मिसिटी इज डिफरेंट, लैंडस्लाइड जोनेशन इज डिफरेंट, उसके हिसाब से सारे तरीके। लेकिन नदी जिस रास्ते से जा रही है, अब सपोज दैट वो सूखी पड़ी हुई है, आपने जाके वहाँ पे घर बना लिया, अभी तो नदी सूखी पड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से आप सबसे ज़्यादा खतरा लो। वीडियो है, इतना टाइम नहीं है एक्चुअली वीडियो दिखाने का। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल, एक एक करके। सर, मेरा एक प्रश्न था कि जनरली बहुत सारे देशों में एकेडमिक रिसर्च को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसीडर करती है जब वो रिस्क मैनेजमेंट की बात करती है, बट अक्सर यहाँ होता है जो केदारनाथ का फ्लड आया या जो लास्ट ईयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्तराखंड में जो पावर प्लांट में हुआ, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये निकल के आता है कि इस पे रिसर्च हुआ था और एकेडमिक फील्ड के लोगों ने एनडीएमए को, एसडीएमए को बताया था, बस एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से उसको इग्नोर कर दिया गया था और तब हम उससे सीखते हैं।
तो ये सर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो किस हद तक इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है एकेडमिक रिसर्च को इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट? ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं रिप्लाई भी करूँगा। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो एग्जाम्पल वाला पहले बाद में करते हैं, पहले इनके सवाल के जवाब देते हैं। देखिए एक चीज़ तो ये है कि academic research not only in disaster management in each and every developmental aspect is well respected, चाहे वो प्योर इकोनॉमिक्स हो, चाहे प्योर साइंसेस हो, चाहे प्योर मैथमेटिक्स हो, और वही बेस होता है किसी भी प्लानिंग का, किसी भी पॉलिसी के बनने का। इसके साथ साथ आप दूसरा जो देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें ही यहाँ एडमिशन बॉडी, इट्स ए बॉडी जहाँ पे रिसर्च एक हमारा बहुत अहम पार्ट है, और जिस तरह से CUSB के साथ भी हम मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरी जगहों के साथ भी मिलकर करते हैं यूनिवर्सिटीज। थर्ड एग्जांपल, आपको वेबसाइट पे जाएंगे तो पता नहीं कोविड के टाइम में भी हमने एक रिसर्च किया था और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेके गए थे और उन्होंने इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया था। So first thing, it's very well respected and its foundation, what type of policies are actually developed, made and implemented purely on academic research. ये नहीं है कि सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में जो आया उन्होंने फील्ड फाइल पे लिख दिया और वो क्या होगा ना, बिग नो हैव सीन। मैं इसलिए इस तरह से बोल रहा हूँ कि फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू द ग्रास रूट लेवल आई हैव सीन द वर्किंग, आई एम अवेयर अबाउट इट। फाउंडेशन का जो भी लॉजिक आप देते हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है, वेदर दैट्स योर ओन रिसर्च और डन बाय अदर्स, ठीक है। उसके बाद उस पर डिस्कशन, क्रॉस डिस्कशन सब कुछ होता है। और आपको पता है कि हमारा 3 टायर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। कंकरेंट इश्यूज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फैकल्टीज होंगे वहाँ पे उनको पता हो। कंकरेंट इश्यूज वो होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टली से या रोल नहीं होता है, स्टेट उनकी बस सलाहकारी होती है, सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, बट अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन पावर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वैसी हो सकती हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन, सर एग्रीकल्चर, हेल्थ एजुकेशन, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग इज कंकरेंट सब्जेक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बाई लॉज बना दी, ठीक है, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, पब्लिक डोमेन में सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हर घर बनाने वाले को स्टेट गवर्नमेंट जाके डंडा नहीं मार सकती कि आप ऐसे क्यों बना रहे हो, ऐसे क्यों नहीं करते। ओके, गाइडलाइंस आर डिफरेंट, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कंकरेंट इश्यूज में डायरेक्शन जो होता है उसका पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट। द लेवल जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट समझा, आपके राज्य में भी समझा स्कूल सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फोकस है उसमें। बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं समझा उसको, उस पर फोकस नहीं। वहाँ पर वो उसके तो उससे बिहार में नहीं, पूरे देश में है। तो इसमें कहाँ फॉल्ट रहता है उसमें? इसके लिए, इस फॉल्ट के लिए क्या जवाब? फॉल्ट के लिए जवाब तो सरकार से मांगने के पहले आप ये बताइए कि आपके घर में कोई बच्चा है, ये बताइए, एकदम टू द पॉइंट में जाता हूँ ताकि और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। आपके रिलेटिव में कोई है? आप जब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट में कुछ बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ते, कुछ प्राइवेट में, कुछ प्राइवेट में। प्राइवेट में जाने के बाद क्या होता है कि सर फीस कितनी कम हो जाएगी। मैंने ऐसे पेरेंट्स को आमने सामने देखा है जब हम लोग बात करते हैं, फीस कितनी कम हो जाएगी ये कंसर्न जरूर होता है, लेकिन कोई भी पेरेंट स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन कराने जाता है तो ये नहीं बोलता अपना स्कूल मैनेजमेंट प्लान निकाल के दिखा दो मुझे, मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा बनाने के लिए।
सो गलती जो है, गलती नहीं है, दीज आर गैप्स। रिसर्च की भाषा में देयर इज अ बिग थिंग, मिस्टेक्स आर डिफरेंट, गैप्स आर डिफरेंट। ये क्यों आपके साथ नहीं होता है? क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। आज आपको ये जानकारी हो गई। नहीं सर, स्कूल सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है, जी। स्कूल का प्लान कितना इम्पोर्टेंट है, स्कूल में मॉक ड्रिल कितना इम्पोर्टेंट है, तो कल को जब आप फादर बनेंगे, नहीं 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 सुनिए पहले, फिर मौका दूंगा, मैं मौका नहीं दे रहा हूँ बोलने का। जी सर। जब आप बोलते हैं तो मैं पूरे ध्यान से सुनता हूँ। सर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे अरे हैं। तो उससे आगे आते हैं, और अभी स्कूल के बारे में आपने बोला था, स्कूल पहले पूरा कर लेते हैं। तो जब आप जाएंगे और पूरी जानकारी होगी, तब आप पक्का बोलेंगे कि नहीं मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन ये प्लान बना के मुझे दिखाओ और मेरे सामने इम्प्लीमेंट। किस पेरेंट को नहीं पता होता है कि स्कूलों में क्या क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में 20,000 बच्चे मर गए स्कूल। कृष्णा मेमोरियल स्कूल में तमिलनाडु में फायर हुआ, उसमें 2500 बच्चे जिंदा जल गए। हरियाणा में फायर हुआ डबवाली में, हजारों बच्चे जिंदा जल गए, सैकड़ों। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी आर वी डूइंग दैट? तो सबसे पहले सवाल तो जो एक बार इनॉग्रल में वो भी बात हो रही है, सिविक सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स बोथ शुड बी टुगेदर। और इसके लिए क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरी है जानकारी, 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 जानकारी। जितना जानकार आप होते जाइए उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग। किससे सवाल कर? सिर्फ सरकार से सवाल क्यों कर रहे हैं? वो जो आपके घर में, आपका घर है और आपके घर में एक दूसरी बिल्डिंग बन रही है जो कि मानकों के ऊपर खड़ी नहीं है, आप उससे भी बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई मेरा घर तो पूरा बढ़िया बना हुआ, आप ऐसे क्यों बना रहे हैं? आपका गिरेगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे। इट्स नॉट कि माननीय मोदी जी सब कुछ कर लेंगे या माननीय नीतीश कुमार जी सब कुछ कर लेंगे। इट ग्रोज फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों लेवल पे काम होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और यही जब मिलता है तो आप देखिए ऐसे ऐसे स्टेट इतना बढ़िया कर चुके हैं, कई सारे स्टेट बहुत कुछ करना बाकी रह गए। नहीं सर, गवर्नमेंट स्तर से तो ये अवेयर है कि ये सिस्मिक जोन 5 में है बिहार, फिर उसके अनुसार उसके पास सारे प्लानिंग है, उसके पास सारे उसका नॉलेज भी है गवर्नमेंट के पास। लेकिन फिर भी जो है, मान लें कि बिहार में अगर स्कूल बन रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल से वो 5-6 ये सिस्मिक जोन 5 के वो टॉलरेट नहीं कर सकता है सर। बिल्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये तो आपको पार्टिकुलर स्कूल में जाकर उसका प्लान देखना पड़ेगा, क्या पता हुआ हो। तो तब ऐसा तो तब सर 5 साल या 10 साल में स्कूल वो नहीं रहता है। तो उसको तो आपको जाके देखना पड़ेगा ना। ग्राउंड लेवल पे आप जानकारी तो ले रहे हैं आप, और किस वजह से जानकारी ले रहे हैं? क्योंकि आप ही ने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, isn't it? अब गृह मंत्रालय वाले तो पूरे दुनिया, मतलब हिंदुस्तान के स्कूलों में एक जाके प्लान नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग और ट्रेनर्स कराया जाए, ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाए, ताकि कल को आप उनके पास जाएं तो आप बोले कि हाँ आप अपना नक्शा दिखा सकते हैं, जोनेशन आपको पता है कौन सा जोन है, उसके हिसाब से आपने बनवाया है, नहीं बनवाया, नहीं बन पाते हैं आप, तो उसका भी अल्टरनेटिव जब आप बिल्डिंग बाय लॉज देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि रेट्रो फिटिंग कैसे होती है। ओके, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आप कंसर्न डीएम को, डीईओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आप अपने लेवल पे लेटर लिख सकते हैं कि ये मैपिंग नहीं है, ओके, आप इसको रेट्रोफिट कराइए। इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ट्रेनर बना के यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू इट। कोई नहीं अपना। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे अच्छा सेशन चल रहा है सर आपका, काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि सरकारों ने वेबसाइट पे डाला है कि कैसे घर बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। जब से फरक्का बैराज बना है तब से उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा है, और जब से पुल बनता है, जब जहाँ भी गंगा नदी पे पुल बनाया जाता है वहाँ ऐसा होता है कि पुल के पहले बहुत ज़्यादा गाद जमा हो जाता है गंगा में, और उसके कारण नदी की धारा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और फिर नए तरह की त्रासदी आ जाती है। तो क्या सरकारों को इस मामले में आइडिया है या नहीं? बिल्कुल आइडिया है, सब कुछ आइडिया है। तो देखिए क्या होता है, नया रिस्क बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक चीज जो मुझसे छूट रही थी वो ऐड करने का आपने मुझे मौका दे दिया। अभी तक बातें कहाँ तक हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट में ये काम नहीं हो रहा है,
स्टेट पे ये काम नहीं हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे ये काम नहीं हो रहा है, जिम्मेवारी इस लेवल पे है, जिम्मेवारी इस लेवल पे है, जिम्मेवारी इस लेवल पे। अब बात तो इससे भी आगे बढ़ गई। नदियाँ जो हैं वो किसी एक देश की सीमा में नहीं है। गंगा में और ब्रह्मपुत्रा में होने वाली बाढ़ के लिए पड़ोसी देश बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और वो फिर क्या हो जाता है, अब वो कंट्री के भी पावर से जाकर के आगे एक इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। काम उस पर भी हो रहा है और बहुत ज़रूरी है। उत्तर भारत की और आसाम की त्रासदी जो है वो ना उन राज्यों के पास है, ना उन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। और वहाँ पे देखिए कब तक होता है, मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती। क्या वैसी ट्रेनिंग जो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके एम्प्लॉय के लिए होता है? जैसे अभी लास्ट वीक की बात है, दिल्ली में आग लगी थी एक मॉल में, फायर एग्जिट न होने के कारण लोग जल गए, पकड़ा गया तो पता चला कि मैप उसका पास है वहाँ के नगर निगम से। तो आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जितने बिल्डिंग्स बनते हैं और जितनी चीज़ें बनती है उसके लिए आपको नगर निगम से पास करवाना पड़ता है, और अगर वहाँ पे ही फॉल्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है। तो आई थिंक इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको भी कराए जाने की ज़रूरत है। दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं आपने जो बताया। देखिए मैं इसमें एक और एग्जांपल भी दूंगा। एक तो पहली चीज़ ट्रेनिंग होती है, मैसन्स की ट्रेनिंग होती है, आर्किटेक्ट्स की ट्रेनिंग होती है। जितने भी टेक्निकल लोग हैं ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और डेवलप करने में, उनकी पार्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, हम भी कराते हैं। ओके, हमारे यहाँ के दूसरे, हम कहने का मतलब NIDM की तरफ से, NDMA की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। दूसरा जो आपका पॉइंट है, मैप पास हो गया, सब कुछ हो गया। मैं जब अपने पिछले जॉब में था, मुझे पूरे सिटीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ था, और ऐसे ही मतलब मैप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती थी वहाँ पर, मैं नाम लेके कुछ बात नहीं करूँगा, और तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते थे कि ये मैप पास कर देंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या प्रलोभन मिलता हो। जब उससे भी काम नहीं होता था तो थ्रेट का भी बात हुआ था, इंश्योरेंस वो भी मिलता था कि आप कौन से एरिया से आते हैं, कौन से एरिया से जाते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, गोली मार देंगे, उड़ा देंगे। टफ सिचुएशन होता है, कई बार लोगों को कहीं झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है। बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो नहीं, जो करना है वही करें। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इज्जत की बात नहीं है, तो मैंने सब कुछ मना कर दिया। और वहाँ पे एक बार हॉस्पिटल्स का ऑडिट कराया, उस दोनों शहर के जितने नामी गिरामी डॉक्टर्स थे, उन्होंने पूरा एक ग्रुप बना के, एक कमेटी बना करके DM के सामने मेरा कंप्लेंट। ओके, बट मैंने बोला कि सर पेपर पे जो लिखा हुआ है वो तो सही है, मैं तो उससे नहीं हटूँ, बाकी आपने जो देखना है करना है आप करिए। तो सिचुएशन है ऐसा, आई एक्सेप्ट, मैं खुद ही मैंने फेस किया हुआ है। बट हमने लॉज को अगर फॉलो करना है तो हमें कोई हिला नहीं सकता, और उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन ओनली यू कैन। आगे की बात चल रही है तो मैं भी अपनी एक जिज्ञासा समाप्त करना चाहता हूँ। जैसे कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी नदियों को मिलाने की योजना बनाई थी। सारी नदियों को अगर मिला दिया जाता तो कैपेसिटी बढ़ जाती, बाढ़ का खतरा कम हो जाता। किंतु वर्तमान सरकार हजारों हजार करोड़ रुपया गंगा सफाई पर खर्च करती है, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हजारों हजार करोड़ खर्च करती है, किंतु नदियों को मिलाकर कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा लेते कि बाढ़ का खतरा आए ही नहीं? सवाल आपका बहुत जायज है, और चूंकि ना मैं तो जल मंत्रालय की तरफ से हूँ और ना सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से, तो इसके पीछे के हंसने की बात नहीं है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या रहे होंगे
आई डोंट नो, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। हो सकता था कि पॉलिसी मेकर्स ने कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखा हो जो कि पॉसिबिलिटी ना हो उसकी। जब ग्राउंड पे आया था तब लगा था कि हो सकता है, क्योंकि एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली वन थिंग आई नो, दैट इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन इज ऑल्सो चेंजिंग। तो हो सकता है इसमें क्या है निटी ग्रिटी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। हम लोग मिलकर मना कर रहे थे, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारी सारी संस्था या हम लोग मिलकर गवर्नमेंट को लिख तो सकते हैं कि ये इसी कैपेसिटी, मैंने आपको हो सकता है कि वो भूल गई हो उनके स्मरण से निकल गया हो कि भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करना चाह रहे थे या उनकी योजना को ये नहीं कार्यान्वित करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर है, फेसबुक है, हर जगह पे आप चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे सभी बंधुजन ने अपनी अपनी बात रखी और आपके द्वारा जो ये पत्र जैसे आया और हम लोगों ने अपना आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग के लिए काफी इच्छुक होकर हम सभी यहाँ आए सर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो एक जैसे कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, तो हम लोगों ने अपना एक ट्रेनिंग यहाँ पूरा जैसे करेंगे हम सभी, तो इसका सार्थक कब होगा सर? जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा इसका महत्व कैसे जाना जाएगा? ये सवाल आप जो है 5वें दिन में आपसे खुद ही इसका जवाब पाऊंगा और मुझे पक्का यकीन है कि आप पूरी तरह से इसका जवाब दे। अभी के लिए रहने देते। और सेशन से रिलेटेड कोई सवाल, क्योंकि फोकस से थोड़ा भटका ना जाए। ओके, टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। सेशन से रिलेटेड सवालों पे जाएंगे हम। Good afternoon, sir. Sir, apart from being associated with NSS, I am also a teacher of commerce. So I have a question regarding that. I want to know about the CSR initiative. Does the disaster expenditure जो भी रिलीफ में खर्चा होता है, क्या वो CSR के अंदर आता है, और कैसे कॉर्पोरेट्स एक स्टेक होल्डर बन सकती है इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस? अगेन दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा प्लीज। ओके, एंड ऑफ द डे वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन। अगर कुछ बचा रह जाएगा तो एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट हैं। ओके, CSR इज जस्ट ओनली ए पार्ट। CSR मैक्सिमम जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग जानते हैं, दैट इज द वन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट की जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो कुछ फंड को, कुछ परसेंटेज ऑफ फंड अपना निकाल करके सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में लगाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो वैसे ही फंड की कमी नहीं है। NDRF और SDRF आपने दोनों सुना होगा। NDRF SDRF को फोर्सेस से कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी होता है, और ये एक अनलिमिटेड फंड है जिसमें फंड की कोई कमी नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग अपने लेवल पे CSR में इंटरेस्टेड होते नहीं, बट CSR में भी जो रूल्स हैं कि प्राइवेट कंपनीज की CSR फंडिंग कहाँ कहाँ स्पेंड हो सकती है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक कंपोनेंट है। अदरवाइज ऑल्सो आप जब वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सारे इससे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं कि जहाँ पे CRS लगा करके आप कम्युनिटी का कैपेसिटी हमेशा डेवलप कर सकते हैं। नो मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सेशन नाउ।